हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 2500 नए केसेस सामने आए हैं और जो अमवात हैं वो भी 500 से क्रॉस कर गई हैं। 514 इनफैक्ट अमवात हो चुकी हैं। तमाम सूबों में ज़ाहिर है तशवीश भी बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 174 नए केसेस सामने आए, जो किसी भी दिन का सबसे बड़ा फिगर है जब से कोरोना पाकिस्तान में उसकी तशख़ीस हुई है। बलूचिस्तान में आज कुछ ऐसी ख़बरें भी आईं कि महकमा सेहत बलूचिस्तान ने कहा कि जो बलूचिस्तान की वाहिद लेबॉर्ट्री है, फातिमा जिन्ना लैब, जहां कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी, उसको आम पब्लिक के लिए मना कर दिया गया है कि वहाँ उनके कोई टेस्ट नहीं होंगे और अगर किसी को अलामात भी हैं तो वो ख़ुद जा कर के अपने आप को क्वारंटीन कर लें। इसकी वजह यह है कि किट्स की भी कमी है। बलूचिस्तान में अब तक 1495 केसेस हो चुके हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मौजूद हैं, लियाकत शाहवानी साहब, जिन्होंने रात को ये ट्वीट की कि बलूचिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है और बाइस तशवीश है। तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहवानी साहब। जी वालेकुम सलाम मुबशर भाई। जी शाहवानी साहब, आज रिकॉर्ड 174 केसेस भी आए और साथ ही ये खबर भी आई कि फातिमा जिन्ना लैब ने आम पब्लिक के लिए टेस्टिंग भी बंद कर दी है। तो क्या मसला है? आपके पास टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं हैं? नहीं, टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं थे, अब कल से अवेलेबल हो गए हैं। एनडीएमए ने हमें 45,000 वीटीएम्स, 45,000 स्वॉब्स, 43,000 एक्सट्रैक्शन पीसीआर किट्स और 43,000 दीगर किट्स उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। 3,000 किट्स वीटीएम हमारे साथ थे। पहले इशू ये था कि हमारे पास किट्स तो थे, 14,976 किट्स पिछले हफ्ते फेडरल गवर्नमेंट ने भिजवाए थे, हमारे साथ भी थे, लेकिन वीटीएम की कमी का सामना था। दूसरा ये है कि हमारे पास जो लेबोरेटरी है क्वेटा में, मैक्सिमम उसकी जो कैपेसिटी है पर डे वो 800 है, लेकिन हम 350 से 400 टेस्ट पर डे इसलिए कंडक्ट कर रहे थे। एक तो हमारे पास वीटीएम की कमी का सामना था, दूसरा ये है कि लोड शेडिंग का भी इशू जो है वो हमें हॉन्ट करती रही है। जनरेटर हम इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से डिले होती रही है। उसकी वजह से थोड़ा इशू आया और फिर 2 दिन कबल जो है, चूंकि 2 महीने से ये मशीनें 24/7 रन पे थे, तो उनको भी डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी था। उनको भी डिसइंफेक्ट किया गया, तो उसमें थोड़ा डिले 2-3 दिन में आया। टेस्टिंग जो है लेबोरेटरी जो फातिमा जिन्ना है उसमें बंद नहीं की गई है, टेस्ट हम कर रहे हैं। आज भी 588 रिजल्ट्स मुझे मौसूल हुए, जिनमें 174 पॉजिटिव आए, जैसे आपने भी जिक्र किया। और मेरे लिए इसलिए अलार्मिंग है कि कल से कबल मैं जो रिपोर्ट करता रहा हूँ सोशल मीडिया पे पॉजिटिव केसेस, वो होते थे 20, 30, 40, 50। कल 103 आ गए, आज 174। अब जूं हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, चूंकि बीएमसी में भी चंद दिनों में हम एक और पीसीआर मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, 400 से 500 मजीद पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी हम ये बढ़ जाएगी। 4 लैब्स हम स्टैब्लिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिविजन्स में। तो जितने टेस्ट ज्यादा हम कंडक्ट करेंगे उतने ही पॉजिटिव सामने आएंगे। अब तक का भी रेशो बड़ा अलार्मिंग है कि हमने टोटल 13,600 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 1495 पॉजिटिव आए हैं, जो बनते हैं कुल टेस्टिंग के 13% पॉजिटिव। अगर इसको हम 10% भी ले लें एवरेज, और बलूचिस्तान की 1.25 करोड़ आबादी भी इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, तो खतरनाक जो है एक प्रेडिक्शन हो सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो। अच्छा लेकिन शाहवानी साहब, आपने पहले भी ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट आपको टेस्टिंग किट्स दे रही है, फिर बाद में आपकी हुकूमत ने कहा कि वो टेस्टिंग किट्स पहुंची ही नहीं। तो पहले ये बता दीजिए, जो एमए अब प्रोवाइड कर रहा है आपको किट्स, वो पहुंच गई हैं, आपको मिल गई हैं? जी, मिल गई हैं। पहले भी उन्होंने जो भिजवाए थे वो किट्स भिजवाए थे 14,976, लेकिन वीटीएम सिर्फ 1100 उन्होंने भिजवाए थे। और अगर वीटीएम 1100 है, भले आपके साथ लाखों पीसीआर किट्स हो, लेकिन आप 1100 टेस्ट ही कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल कंपोनेंट्स है एक टेस्ट की। तो वीटीएम की कमी का सामना था। कल 45,000 वीटीएम फेडरल गवर्नमेंट ने भिजवा दिया है और हम अपने जो पीसीआर मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। शाहवानी साहब, आप वीटीएम की बात कर रहे हैं। जो डाउन अखबार में खबर छपी है
में आपके हवाले से बताया गया है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने वफाकी हुकूमत से 50,000 PCR किट्स का मुतालबा किया है। 50,000 में से कितनी मिली हैं? अभी तो जो PCR किट्स है वो 50,000 से ज्यादा हो गए, तकरीबन 60,000 से ज्यादा। VTM कम थे, 1100 पहले भिजवाए थे। 50,000 में से कितनी मिली हैं? 5,000 मिली हैं आप कह रहे हैं? नहीं, अभी 60,000 मिल गए। 7,000 मिली। 7,000 मिली। अभी आप सिर्फ किट्स पे रहिए ना। आपने डिमांड की 50,000 की, 7,000 मिली हैं। उसी स्टेटमेंट में आपने कहा कि विफाक ने 14,000 किट्स दे दी हैं, तो इसका मतलब है कि 14 जमा 7 जाहिर है इतनी हो, तकरीबन 21,000 आपको मिली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब भी 50% से ज़्यादा का डेफिसिट है किट्स में, इसीलिए ये गालिबन क्राइसिस डेवलप हो रहा है। दूसरी जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान का जो महकमा सेहत और आप बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन पे हैं, एक पेज पे मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए कि महकमा सेहत का जो आप ही की हुकूमत का महकमा है उसका जो प्रेस को बयान है वो ये है कि फातिमा जिन्ना लेबॉर्ट्री आम लोगों के लिए इसलिए बंद की गई है कि वहाँ 2000 जो टेस्टों के नताइज हैं उनका ऑलरेडी बैकलॉग है जिससे हम निपट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फातिमा जिन्ना आम आदमी के लिए खुली हुई है, हम किसकी बात पे यकीन करें? आप को मैंने गुजारिश किया, जो मशीन्स थे हमारे उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए कुछ घंटों हमने बंद किया, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि 2099 जो पेंडिंग केसेस थे उसमें डिले होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से और बर्डन हुआ। एक आध दिन हमने इसको डिले किया, स्लो किया, बंद नहीं किया। दूसरी बात यह है कि 14,976 किट्स पहले आए थे, 43,000 कल आए हैं, जो मजमूई तौर पे 60,000 के करीब बनते हैं। VTM कम थे, लेकिन कल 43,000 VTMs और 43,000 स्वाब कल आए। कल से पहले ये नहीं थे। अब चूंकि आ गए हैं, अब जो है पर डे हम ज्यादा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। दूसरा इश्यू जो हमें सामने आ रहा है, बाकी 3 सूबों में नहीं है, वो ये कि बाकी 3 सूबों में प्राइवेट लैब्स वो भी टेस्ट कोरोना का कंडक्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान कोई भी लेबोरेटरी प्राइवेट वो ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहे। एक आदमी अपने तरफ पे कोशिश किया, लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, हमने उन्हें सील किया, उनको बैन किया। हमारे पास HR का भी इशू आ रहा है। अभी 12 पोस्टें हमने क्रिएट की हैं, वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के। अब देखते हैं कि कितने अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं, और ये सारा प्लानिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि कोयटा से बाहर दीगर डिविजन्स में भी, वहां पे भी हमने फेडरल गवर्नमेंट को गुजारिश की हमें PCR मशीन ज्यादा फराहम करें ताकि दीगर इस्लाम में भी हम इंस्टॉल कर सकें। एक PCR मशीन हमारे पास अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौजूद है, एक जो है 3 दिन कबल फेडरल गवर्नमेंट ने भी भिजवा दिया है। ये हम BMC में एक सवाल है। अच्छा चवानी साहब, वफाकी काबीना ने तो शायद कहा है कि लॉकडाउन में हम नरमी ला सकते हैं वगैरह वगैरह। बलूचिस्तान में क्योंकि जैसे आप बयान कर रहे हैं काफ़ी खौफनाक सूरत हाल है, तो आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि कल हमने तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन की मुद्दत में हमने तौसीह की है लॉकडाउन की, और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन का एक्सटेंशन, टर्मिनेशन या रिलैक्सेशन का डिसीजन बेस करेगा कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे। चूंकि कोरोना स्प्रेड कर रही है, इसीलिए हमने 2 हफ्तों के लिए मजीद एक्सटेंशन। आम लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाकी सूबों में भी नहीं सुन रहे। नहीं, आवाज सही नहीं आ रही है या मेरा लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा? आम लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, इसीलिए ये सारी सिचुएशन पैदा हो रही है। 80% आम लोगों ने अवाइल में लॉकडाउन के हमारा बात सुनना शुरू कर दिया था, लेकिन जब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए, उस रिलैक्सेशन के बाद लोग एक रिलैक्स माइंडसेट अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जी। और उनको ये लगना शुरू हुआ कि शायद कोरोना का खतरा टल गया, इसलिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिए मार्केट में कुछ सेक्टर्स में। तो आपने जो रिलैक्सेशन की वो वफाकी हुकूमत के कहने पे की या आपका अपना डिसीजन था? देखिए, ये एक ज्वाइंट डिसीजन था। NCC की मीटिंग में चारों वज़राए आला उसमें तशरीफ फरमा थे, GB के CM थे, उसमें AJK के PM थे, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको चेयर थे। रोज अव्वल से
हमारी कोशिश है फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटजी। लेकिन आपकी अपनी कोई सूबे की हालात को देखते हुए कोई रिजर्वेशंस थी या नहीं थी जिसका आपने इज़हार किया? देखिए, जब मीटिंग होती है ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें या बाकी सूबों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे प्राइम मिनिस्टर साहब वो कन्विंस हो जाते हैं। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारे ये जो 5 शोबे खोले गए, इस पे हुकूमत बलूचिस्तान ने अपनी रिजर्वेशन रखी उस कमेटी के इजलास में या नहीं? हमने उस वक्त चूंकि स्प्रेड इस हद तक नहीं था जब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए और मुल्क में भी इतना जो है तेजी से कोरोना नहीं फैल रहा था, उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स रिलैक्स किए, हमने सिर्फ 5 रिलैक्स किए। और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि नेशनल स्ट्रेटेजी के साथ साथ सूबे अपने तौर पे भी अपने मारूजी और मौजूदी हालात को मद्देनजर रखते हुए वो भी फैसला कर सकते हैं। लिहाजा ये एक ज्वाइंटली डिसीजन था। अभी आप 5 सेक्टर खुले रखेंगे या इन्हें बंद करने के बारे में सोच रहे हैं आप, हालात की संगीनी की वजह से? अब देखिए, एनसीसी का जो कल मीटिंग होगा वो हाई प्रोफाइल मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेयर करेंगे। हम अपने मौके पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वो भी उनसे उस मौके से भी उनको आगाह करेंगे। जो फैक्ट एंड फिगर है, डेटा हमारे साथ है, जो हमारे खतरात हैं, जो खदशात हैं, जो वेंटिलेटर की कमी का हमें सामना है, जो मुश्किलात है, हम सामने रखेंगे। उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो कल आपके सामने आ जाएगी। शाहवानी साहब, वेंटिलेटर की आपने बात की, कितने वेंटिलेटर हैं बलूचिस्तान में? क्योंकि अब तादाद तो तकरीबन 1500 हो गई है मरीजों की। बहुत कम है। हमारे जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर है कुल मिला के 60 वेंटिलेटर हमारे 107 वेंटिलेटर गुजारिश 7 या 60 करें। सर दोबारा बताइएगा कितने? 60 हैं। 60 के 60 ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल है, 60 के 60 ऑपरेशनल है, बट इट इज नथिंग। अगर खुदा न ख्वास्ता इट इज नथिंग। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। सही। वली भाई शुक्रिया शाबानी साहब। जो एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मुझे कभी समझ में नहीं आई, ये जो लॉजिक है कि क्योंकि अब तक ये इतनी तेजी से नहीं फैला तो हम चीजें खोल देते हैं ताकि ये तेजी से फैल सके। मतलब ये उस वक्त भी और ये टॉप से ये नैरेटिव डे 1 से आया। बिल्कुल वफाकी हुकूमत की तरफ से नैरेटिव आ रहा था ना। और अब सुबह अब ये खुद शिकायत कर रहे हैं कि जी 5 जो हैं वो हमने खोल दिए तो देखें ये क्या हो गया। इसी तरह अब जो वफाकी अब कल मजीद अपेरेंटली लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हो रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे आप मतलब एक स्विमिंग पूल में हैं, हाँ, और आपके मतलब आपको हथकड़ियाँ लगी हुई, आपकी टांगें भी बांधी हुई हैं और किसी ने पानी खोल दिया है। यहाँ तक जब पानी आप कहेंगे नहीं यार अभी तो मैं डूबा नहीं हूँ और मजीद पानी डालो, जब डूबने लगेंगे तो फिर सोचेंगे। हाँ, अजीब हो गई। वेलकम बैक। कल हमने कराची के एक सीनियर डॉक्टर फुरकानुल हक की कोरोना वायरस से होने वाली बात का तफसीली तस्करा किया था और उन असबाब का जायज़ा लेने की कोशिश की थी कि किसकी गफलत है, कैसे ये फौतगी हुई। आज उसमें SIUT का भी जिक्र आया था, उसमें सिविल अस्पताल अमन हेल्थ केयर सर्विस का भी जिक्र आया था। तासुर ये था कि SIUT वाले जो हैं गोया वो उन्होंने इनकार कर दिया था डॉक्टर फुरकानुल हक को लेने से। आज SIUT की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर फुरकानुल हक की मौत पे दुख का इजहार करते हैं, लेकिन मीडिया में ये तासुर भी फैला कि डॉक्टर साहब SIUT आए लेकिन उन्हें दाखिल नहीं किया गया। हमारी अंदरूनी तहकीकात से मालूम हुआ है कि डॉक्टर फुरकान की एंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि डॉक्टर फुरकान को यहाँ लाया गया है। SIUT अब तक 8200 स्क्रीन टेस्ट कर चुका है। 50 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड और 10 बिस्तरों का कोरोना ICU है जो ज़्यादातर फुल रहता है। अमन हेल्थ केयर जिसकी एम्बुलेंस डॉक्टर साहब को मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके घूमी और फिर बिलाखिर उन्हें घर छोड़ दिया गया,
उसने भी एक वजाहती बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तफसीली छानबीन से पता चला कि डॉक्टर फुरकानुल हक को SIUT नहीं बल्कि सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें दाखिल नहीं किया गया। हम माजरत ख़्वाह हैं कि ये तासुर फैला जैसे SIUT ने मरीज़ को लेने से इनकार किया हो। हम इस कन्फ्यूजन पे हमें अफसोस है। ये 2 वजाहती बयान हैं, वो बात उससे क्लियर हो गई। चलते हैं मकबूजा जम्मू व कश्मीर, जहाँ आज खबर आई है कि तमाम के तमाम जो 10 अजला हैं उनको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ 5 अगस्त से मुसलसल लॉकडाउन की वैसे ही कैफियत है। रियासत जम्मू कश्मीर की मजमूई आबादी 1.25 करोड़ है और उसमें 27 अप्रैल तक यानी अब से 2.5 हफ्ते पहले तक सिर्फ 15,000 कोरोना टेस्ट मुमकिन हुए थे। पूरी रियासत में 97 वेंटिलेटर्स हैं। सरकारी मीडिया तिब्बी अमले के इंटरव्यू मुसलसल नशर कर रहा है जिसमें वो सब अच्छा बताने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें ख़बरदार किया गया है कि कोरोना से मुताल्लिक़ शिकायत आम करने के संगीन नताइज निकल सकते हैं। अगरचे तिब्बी अमला लॉकडाउन से मुस्तस्ना है कश्मीर में, मगर चेक पोस्टों पे उन्हें भी आम शहरियों की तरह हिरासा किया जा रहा है। एक डॉक्टर ने ऑब्वियसली नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि एक चेक पोस्ट पे एक फ़ौजी ने कहा कि भाई आप जो हैं तिब्बी अमला होते रहेंगे, लेकिन ये कोरोना का नहीं हमारा यानी भारत का लॉकडाउन है। ऐसे वक्त जब वादी के लोग कोरोना से डरे हुए हैं, डोमिसाइल का कानून लागू कर दिया गया है। यानी डोमिसाइल का कानून ये है कि 15 साल जिसने कश्मीर में या जम्मू में गुजार लिए किसी भी भारतीय ने, तो वो वहाँ का शहरी हो गया, वो वहाँ की नौकरी का हकदार है, वो वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। डेमोग्राफिक चेंज। अच्छा, मज़ीद मसला ये है कि इंटरनेट की सर्विस चूँकि महदूद है पिछले 10 महीने से, लिहाजा जो तिब्बी अमला है वो कोरोना से मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट डेवलपमेंट्स हैं उनसे टोटल कटा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जो जर्नल टेस्टिंग है वो पॉसिबल नहीं है, लोग जो हैं वो डरे हुए हैं और घरों तक महदूद हैं। अच्छा, ऐसे में एक अच्छी खबर ये आई है कि एसोसिएटेड प्रेस यानी AP से मुंसलिक 3 कश्मीरी फ़ोटोग्राफ़र्स को इस साल का पुलिट्ज़र प्राइज़ बराए फ़ीचर फ़ोटोग्राफ़ी मिला है। पुलिट्ज़र प्राइज़ एक तरह से यूँ कह लीजिए कि सहाफ़त का नोबेल प्राइज़ है, इसकी इतनी वैल्यू है बैन अल-अक़वामी सतह पे। ये जो फ़ीचर फ़ोटोग्राफ़ी पे मिला है जिन फ़ोटोग्राफ़रों को, वो हैं यासीन डार, मुख्तार ख़ान और चनी आनंद। उन्होंने जब ये प्राइज़ मिलने का ऐलान हुआ तो उसके बाद बताया कि 5 अगस्त को कश्मीर में जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से वहाँ क्या हो रहा है ये दिखाना बहुत मुश्किल था, मगर ज़ाहिर है कि दिखाना ज़रूरी भी था, हमारे फ़राइज़ में शामिल है। लिहाजा सड़कों पे खड़ी रुकावटों को किस तरह डॉज देना, उन्हें अबूर करना, अजनबी लोगों के घरों में पनाह लेना, ये बता के कि हम जो हैं फ़ोटोग्राफ़र हैं और हम सहाफ़त कर रहे हैं। और सब्ज़ी के थैलों में भी कैमरे छुपाने पड़े जी, कई जगह से गुज़रने के लिए। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें कर लेते थे तो उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट जाते थे और मुसाफिरों की खुशामद करते थे कि कोई जो है मेमोरी कार्ड या जो फ्लैश ड्राइव है AP का जो दिल्ली ऑफिस है वहाँ पहुँचा दे। बहुत से इनकार कर देते, एक आध जो है वो कहता था ठीक है मैं पहुँचा देता हूँ। और मज़े की बात यह है कि 90% जो इन फ़ोटोग्राफ़रों ने चीज़ें भेजी हैं वो दिल्ली ऑफिस पहुँची हैं। बकौल इन फ़ोटोग्राफ़रों के ये ज़ाहिर है चूहे बिल्ली का खेल है जो मुसलसल वहाँ पे चल रहा है। कई दिन घर जाना नहीं होता, इसलिए कि फील्ड में जाना और फिर वापस आना दोनों अलग अलग एक मुहिम्मात की सूरत हाल है। इसके अलावा चूँकि इंटरनेट का मसला है, मोबाइल फ़ोन कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो घर वालों से आप मुस्तकिल राब्ते में भी नहीं रह सकते। इसी दौरान जी नहीं बोले, इसी दौरान एक जो फ़ायदा उठाया गया है, एक ख़ातून सहाफ़ी समेत पिछले 2 हफ्ते में जो 3 सहाफ़ी हैं उनको
बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इंडियन मीडिया का इस पर रिएक्शन देखें, कहीं कहीं तो लिखा हुआ इंडियन जर्नल्स गेट पुलिट्जर, ये नहीं बताएंगे किस चीज़ पर। हाँ। और जो तस्वीरें हैं जो जैसे आप ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 मिनट से, वो नहीं दिखाएंगे। इनफैक्ट बीजेपी की जो तर्जुमान है संबित पात्रा, उनका आया है कि ये जो पुलिट्जर मिला है 3 सो कॉल्ड इंडियन जर्नलिस्ट को, मेरे 2 सवाल हैं कि आपने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? क्या अवार्ड आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है अपने मुल्क से? और दूसरी बात कि राहुल गांधी ने इनको क्यों मुबारकबाद दी है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल राहुल गांधी। ठीक है जी, वक्फा ले ले, इससे बेहतर है तुम ब्रेक ले लो। ब्रेक ही ले लें, ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक जी। और पिछले हफ्ते कोशिश की थी थोड़ी सी तारीख आपको बताएं, दुनिया में जितनी वबाएं फैली हैं उसके बारे में। एंटोनाइन प्लेग को कवर किया था, जस्टिनियन प्लेग को कवर किया था, और एंड किया था मेरा ख्याल है ब्लैक प्लेग पर, ब्लैक डेथ पर। और मकसद इसका ये है कि मुझे बताएं कि इससे क्या तब्दीलियाँ आई थी दुनिया में और इसको कैसे रिसीव किया जाता। अब हम जाएंगे फ्लू पैंडेमिक की जानिब, लेकिन उससे पहले एक मैं छोटी सी मज़ेदार कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ सिफिलिस के बारे में। अच्छा, हालांकि ये हमारी पैंडेमिक की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि ये पूरी दुनिया में नहीं फैला था। हाँ, ये एक जिनसी बीमारी है, और क्रिस्टोफर कोलंबस का तो नाम सुना ही होगा आपने, जो गए थे यूरोप से अमेरिका और फिर वहाँ पर काफ़ी नस्लकुशी भी हुई, बीमारियाँ भी फैलाईं, और लाखों करोड़ों की तादाद में फिर इवेंचुअली पहला इलीगल इमिग्रेंट, यस यू कैन से दैट, और काफ़ी तबाही बचाई कोलंबस साहब ने। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए अपनी किश्तियों में, तो एक बीमारी भी अपने साथ ले आए, और वो बीमारी थी सिफिलिस। ठीक है, और इनके जो सेलर्स थे उन्होंने फिर पूरी यूरोप में फैला दिया। मज़ेदार बात जो है कि मुख्तलिफ ममालिक में इसको कहा क्या जाता था। जर्मनी में सिफिलिस को फ्रेंच बीमारी कहा जाता था। अच्छा, अगर आप पोलैंड जाएं वहाँ पर उसको कहते थे जर्मन बीमारी। अगर आप रूस जाएं, रूस में कहते थे पोलिश बीमारी। तुर्की की जानिब आए तो तुर्की में कहते थे जी ये तो ईसाइयों की बीमारी है, और फारस में, पर्शिया में कहते थे ये तुर्कों की बीमारी है। ठीक है, तो अगेन ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम कहते हैं ना कि स्पेनिश फ्लू, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पेन से ही आया था, और जब हम रशियन फ्लू कहते हैं इसका ये भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो रशिया से आया था। तो रशियन फ्लू का जिक्र किया तो आप जाते हैं 1889 और 1890 के फ्लू पैंडेमिक में, जिसको एशियाटिक फ्लू या रशियन फ्लू कहा जा रहा था, जिसमें कुल तकरीबन कोई 10-11 लाख लोग जाँ बहक हुए थे इसकी वजह से। ये जदीद दौर का पहला पैंडेमिक था और जदीद तरीक़ों से फैला, क्योंकि जब ये शुरू हुआ बुखारा में पहले इसके केस, और जो उस वक्त रशियन एम्पायर का एक हिस्सा था, वहाँ पर पहले केस आए। तो उस वक्त की अगर आप अमेरिकन अखबार पढ़ें तो बड़ी मज़ेदार है। पहले तो बिल्कुल इग्नोर किया कि यार रूस में हो रहा है, बुखारा में हो रहा है, हमारे पास कैसे पहुंचेगा। फिर इसको मजीद डाउन प्ले किया गया और कहा कि यार चलो पहुंच भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो रुमाल बनाने वाले हैं उनका जो सामान बचा हुआ है ना वो बिक जाएगा, क्योंकि लोग मास्क पहनने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवेंचुअली वो ये पैंडेमिक अमेरिका भी पहुंचा, वहाँ पर कोई तैयारी नहीं थी और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मरने लगे। क्योंकि इस दौर में, अच्छा इससे पहले भी फ्लू पैंडेमिक्स आई थी, इसने इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? क्योंकि ये वो दौर है तारीख का जिसमें शहरी आबादी एकदम बहुत बढ़ने लगी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात है, तो आइडियल कंडीशंस बन गए। अच्छा, फिर आमदोरफ्त भी आपकी बहुत आसान हो जाती थी। ब्लैक प्लेग के ज़माने में तो अगर आप घोड़े लेके शुरू करें चीन से तो आपको तो मेरे ख्याल 2 साल लग जाएंगे यूरोप पहुँचते पहुँचते। इसमें पूरे यूरोप में तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइंस लग गई थी। तो रूस से वेस्टर्न यूरोप पहुंचना कोई मसला नहीं था, और वेस्टर्न यूरोप से अमेरिका पहुंचने का जो सफ़र है वो आप कोई 4-5 दिन में बाय बोट तय कर सकते थे, और बोट के साथ साथ फिर वायरस भी फैला। डिफरेंस जो आया इसके बाद कि ये बैक्टीरियोलॉजी और जदीद मेडिसिन के दौर का भी पहला पैंडेमिक था, तो इससे यकीनन बहुत कुछ सीखा गया। क्वारंटीन की जो प्रोटोकॉल्स थी वो भी आप यहाँ देखते हैं कि दोबारा कोडिफाई हुई। कुछ काम हुआ पब्लिक हेल्थ पर भी, लेकिन अभी ये नाकाफ़ी था, क्योंकि जैसे मैंने कहा सिर्फ 10-11 लाख लोग मरे थे। असल जो गेम है वो थोड़ी देर बाद आती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, कॉलेरा के तो पैंडेमिक्स आते रहते हैं और यूजुअली ये इंडिया या जनूबी एशिया से
शुरू होते थे। कुल अब तक 6 कॉलेरा के पेंडेमिक्स आए हैं और मैं बात करूंगा छठी कॉलेरा की पेंडेमिक में, जो 1910 और 1911 में दुनिया भर में फैला और कोई 8-9 लाख अमवात हुई थी इसकी वजह से। इंटरेस्टिंग बात जो ये है, अच्छा क्योंकि अमेरिका ने अभी ये फ्लू पेंडेमिक का एक्सपीरियंस हुआ था, तो जैसे ही ये खबर आई कि यार कॉलेरा का पेंडेमिक हो रहा है, उन्होंने वहाँ से ही इम्प्लीमेंटेशन कर दी। तो यूएस में सिर्फ 11 लोग इवेंचुअली मरे। भारत में, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और रशिया में बहुत लोग मरे थे। लेकिन जितनी जो खौफ व हिरास फैली है इस कॉलेरा एपिडेमिक में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज यूजुअली हमने जो पिछली किस्त थी इस सेगमेंट की, उसमें बात की थी कि यूजुअली अक़लियतों पर सारा गुस्सा निकलता था या कमज़ोर तबका पर। इसमें बिल्कुल उल्टा हुआ। इसमें और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर का दौर भी नहीं था, लेकिन आप देखते हैं कि रूस में भी वही कंस्पिरेसी थ्योरी थी और इंग्लैंड और इटली में भी वही कंस्पिरेसी थ्योरी थी। और वो क्या थी कि ये जो अशरफियाँ हैं, राइट, ये दुनिया के जो गरीब लोग हैं इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, चुनाचे ये बीमारी फैला रहे हैं। और किसके ज़रिए फैला रहे हैं? डॉक्टर्स, नर्सेज और हस्पतालों के ज़रिए। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि यूके में अगर कोई सफ़ेद कोट पहन के रोड पे भी घूम रहा होता था तो पूरा मॉब आ जाता था उसको कुट लगाने। अच्छा, सिर्फ कुट नहीं लगी, इटली में बाकायदा अस्पतालों पर हमला हुआ, नर्सेज को 10वीं मंजिल की खिड़कियों से बाहर फेंका गया। मतलब हंड्रेड्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स वर किल्ड। और ये एक अफवाह फैली कि ये जो लोग जिनको कॉलेरा नहीं भी है उनको भी अस्पताल ले जाते हैं ताकि इनको मार के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को इनकी लाशें बेची जाएं ताकि वो इनकी काट पीट कर सके। मैं ख्याल ब्रेक का कार्य। अच्छा, चलिए एक वक्फा लेते हैं और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। और अब आते हैं स्पेनिश फ्लू की तरफ। अच्छा, एक मज़ेदार बात है, अगर ये पूरी हम दुनिया की तारीख में देखते हैं कि जब बुराइयां आती हैं ना तो वो अकेले अकेले नहीं आती, वो पूरे दस्तों में आती हैं। तो स्पेनिश फ्लू, जिसमें दुनिया भर में कहा जाता है कि 2 से 5 करोड़ लोग जाँ बाग हुए थे। थोड़े से फिगर्स के बारे में सोच लें, अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, स्पेनिश फ्लू 1918 में 2 से 5 करोड़ लोगों को ले गया था अपने साथ। 3 वेव्स आई थी इन्फेक्शन की। और ये अच्छा, इतने लोग क्यों मरे? क्योंकि एक तो ये वजह बन सकती है कि उस वक्त दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 1 का वक्त था, तो बहुत लोग बेघर भी हुए थे, फौजी दस्ते भी हर जगह घूम रहे थे और रेफ्यूजीज़ की भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्योंकि सारे वसाइल फ़ौज और जंग की तरफ डाइवर्ट हो गए थे तो हेल्थ के लिए तकरीबन बहुत कम बचा था। अगर उस वक्त हम कहें कि दुनिया की आबादी 1.5 बिलियन लोग थी तो अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 500 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए थे। मतलब कि अगर पूरी दुनिया में हम 3 ही लोग थे ना, तो उसमें से एक बंदा इन्फेक्ट हुआ है। तो जस्ट थिंक ऑफ द स्केल ऑफ दैट। आजकल दुनिया की क्या आबादी है? मेरे ख्याल 7.5 बिलियन। इसका 1/3 आप सोच लें कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो आपको स्केल का अंदाज़ा होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी वजह से इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एकदम से बढ़ गई। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए बढ़ी क्योंकि जो कमज़ोर लोग थे और ख़ास तौर पर जिनको टीबी था पहले से, क्योंकि टीबी इस वक्त दुनिया में एंडेमिक था, वो चल बसे। तो जो बचे थे वो तकरीबन सेहतमंद थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात स्पेनिश फ्लू की ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा इस पर इसने अटैक किया है वो 20 और 40 साल की उम्र के बीच में थे। हालांकि यूजुअली जब हम टिपिकल इस तरह के इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स को देखते हैं तो कम उम्र या कोरोना वायरस की कोविड-19 के केस में 55 साल से जो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के हों। इस वायरस ने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से अटैक किया था। इकोनॉमिक रिजल्ट इसका क्या था? डिज़ास्टर, क्योंकि ये वो तबका था जो कमाता था। तो इनके जो बुजुर्ग थे या जो छोटे थे वो एकदम विदाउट एनी सपोर्ट रह गए। हो सकता है कि जो
इसके बाद जो फिर आने वाली दिहाइयों में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, एक फैक्टर ये भी था, स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई थी और जितने लोगों को मारा था। अच्छा, स्पेनिश फ्लू इसे सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि अगेन क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात थी, तो मीडिया सेंसरशिप बहुत हो रही थी और सिर्फ स्पेन का ही मीडिया था जो बाकायदगी से इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था, तो बेचारों को ये नाम मिला कि वायरस का नाम भी स्पेन। हालांकि ये अमेरिकी रियासत आर्कनसा की फौजी बैरकों से शुरू हुआ था वहां भी, और अगेन इसमें भी मल्टीपल थेरीज है, लेकिन एक स्प्रेड का वेक्टर का स्प्रेड ये था। अभी तो हमें कोरोना वायरस का भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली कब शुरू हुआ था, वो फ्रांस की जो स्टोरी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसके बाद क्या हुआ कि लोगों का साइंस से थोड़ा सा ना दिल उठ गया, और वो अब अमेरिका में खास जादू टोने नहीं कहूंगा, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आए। लेकिन चीन जैसे ममालिक में जहां पर पहले थोड़ी सी ज्यादा सुपरस्टिशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ रुझान था, वहां पर वो साइंटिफिक हेल्थ केयर की तरफ आ गए, और ये बिगिनिंग है यूनिवर्सल स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलाइज्ड हेल्थ केयर की वेस्ट में, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि यार एक दो बंदों को ट्रीट करने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी पॉपुलेशन को ट्रीट करना पड़ेगा। पूरी पॉपुलेशन को आप उस वक्त तक नहीं ट्रीट कर सकते जब तक रियासत बतौर रियासत इसके अंदर पूरी तरह से ना घुसे। लेकिन अगेन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ऑन वायरसेस बहुत मालूमात मिली, और अगर शायद 1918 में स्पेनिश फ्लू ना आया होता तो अभी जो कोरोना वायरस की आप अमवात देख रहे हैं वो इससे 3-10 गुना ज़्यादा होती, क्योंकि जो 1918 का एक्सपीरियंस है वो अभी भी रेलेवेंट है। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज़ पढ़ा था स्पेनिश फ्लू के बारे में कि वहाँ पर ये पता लगा कि अगर आप इन जो मरीज़ हैं इनको अगर आप ताज़ी हवा और सूरज में भी थोड़ी देर रखें तो दे विल गेट बेटर। आज भी मैं पढ़ा था कि एकदम उन लोगों ने डिस्कवर किया कि जी अगर इनको हम थोड़ा सा गार्डन में घूमने दें, धूप लगवाएं, हवा लगवाएं, तो पता नहीं क्यों जादू से लोगों की तबीयत बेहतर हो रही है। सो अगेन वी डू लर्न, लेकिन द वन थिंग वी लर्न इज दैट वी बेसिकली तो हम नहीं सीखते किसी भी चीज़ से, हमें बार बार दोहराना पड़ता है हर सदी के बाद ताकि याद ताज़ी रहे। जी, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।